जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आगे ही ऐसे ही बेहतर चलती रहेगी। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस से संबंधित आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है, जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन को सुनिश्चित करता है। आइए चलते हैं आज के हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी बनवाली, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर ए सुरकोटदा, सिंधु घाटी सभ्यता के सुरकोटदा स्थल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। किसकी? घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। अगर पूछ लिया जाए सुरकोटदा कहाँ पर है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा स्थल। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा सभ्यता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम एक है हड़प्पा सभ्यता। ओके। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। ओके। और मोहनजोदाड़ो शहर की खोज 1922 में किया गया था। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने किस फारसी संत से प्रभावित होकर दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था? ऑप्शन ए दस्तूर मेहर सिंह, ऑप्शन बी दस्तूर मेहर राणा, ऑप्शन सी दस्तूर मेहर और ऑप्शन डी मोहम्मद राणा। तुम्हारा होगा ऑप्शन नंबर बी दस्तूर मेहर राणा। अकबर दस्तूर मेहर राणा से प्रभावित होकर दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1556 से लेकर 1602 तक था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का पहला रामसर स्थल साइट निम्न में से कौन सा स्थल शामिल हुआ था? ऑप्शन ए लोकटक झील, ऑप्शन बी कोबोर्ग प्रायद्वीप, ऑप्शन सी माजुली द्वीप और ऑप्शन डी सुंदरवन डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी कोबोर्ग प्रायद्वीप, दुनिया का पहला राम स्थल साइट कोबोर्ग प्रायद्वीप है। अगर पूछ लिया जाए कोबोर्ग प्रायद्वीप कब शामिल हुआ था, तो 1974 में। 1974 में कोबोर्ग प्रायद्वीप रामसर स्थल साइट में सूचीबद्ध हुआ था। ये कहाँ का स्थल है, तो ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। 1974 में शामिल हुआ था। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, माजुली द्वीप असम में है और सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर कितने वर्ष की अवस्था में गजनी का राज्यपाल बनाया गया था? ऑप्शन ए 9 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष और ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी 6 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए 9 वर्ष है। अकबर 9 वर्ष की अवस्था में गजनी का राज्यपाल बनाया गया था। अगर पूछ लिया जाए अकबर का जन्म कब हुआ था, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। ओके। 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1556 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो कालानौर के किले में हुआ था। वो किसके द्वारा? बैरम खां के द्वारा। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1942 में हुआ था। ओके। 15 अक्टूबर 1942 में हुआ था अकबर का जन्म। और अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1556 में कालानौर के
किले में बैरम खां द्वारा। ओके, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1556 से लेकर 1605 तक। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, अकबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में भाग लिया? ऑप्शन ए सरहिंद का युद्ध, ऑप्शन बी कन्नौज या विलग्राम का युद्ध, ऑप्शन सी देवरा का युद्ध, ऑप्शन डी झेलम का युद्ध। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध में अकबर ने सर्वप्रथम भाग लिया था। अगर पूछ लीजिए सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो 22 जून 1555 में हुआ था। ओके, 22 जून 1555 में हुआ था। झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, 326 ईसा पूर्व में। अगर आपसे पूछ लिया जाए देवरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1531 में हुआ था। देवरा का युद्ध 1531 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो 17 मई 1540 में हुआ था। 17 मई 1540 में हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 में हुआ था। और झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेनोलॉजी द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी खोपड़ी का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी फलों का अध्ययन और ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा का अध्ययन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा का अध्ययन। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, पोमोलॉजी कहलाता है। अगला था हमारा खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या खोपड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फोटोलॉजी। फोटोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है और प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सोमदेव द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी कथा सरिता सागर, ऑप्शन सी बुद्ध चरित्रम और ऑप्शन डी मंत्र शास्त्र। तो ऑप्शन नंबर बी कथा शास्त्र। सोमदेव द्वारा कथा सरिता सागर पुस्तक लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है, तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत पुस्तक लिखा गया है। बुद्ध चरित्रम पुस्तक अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित्रम पुस्तक अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। और मंत्र शास्त्र पुस्तक वेताल भट्ट द्वारा लिखा गया है। ओके, वेताल भट्ट द्वारा लिखा गया है। मंत्र शास्त्र पुस्तक वेताल भट्ट द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित्रम पुस्तक अश्वघोष द्वारा लिखा गया है और कथा सरिता सागर पुस्तक सोमदेव द्वारा लिखा गया है और पद्मावत पुस्तक मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? ऑप्शन नंबर ए 2 महिला गणकार, ऑप्शन बी हमारी भविष्य हमारा जनगणना, ऑप्शन सी 1 महिला गणनकार और ऑप्शन डी हमारी जनगणना हमारी भविष्य। तो ऑप्शन नंबर सी 1 महिला गणनकार। 2011 की जनगणना का शुभंकर 1 महिला गणनकार है। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। ओके,
अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, तो हमारी जनगणना हमारी भविष्य। 2011 की जनगणना का शुभंकर एक महिला गणनकार है। अगर पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, तो हमारी जनगणना हमारी भविष्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना का 2011 की जनगणना का जनगणना आयुक्त कौन थे, जनगणना आयुक्त कौन थे, तो हमारा आंसर होगा सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तंजावुर चौकड़ी या तंजौर बंधु किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। फिर से प्रश्न देखिएगा, तंजावुर चौकड़ी या तंजौर बंधु किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी सत्रिया। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। तंजावुर चौकड़ी या तंजौर बंधु भरतनाट्यम से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए तंजावुर चौकड़ी और तंजौर बंधु कौन कौन हैं, तो ये चार भाइयों का एक समूह होता है, चिन्नैया, पुन्नैया, शिवानंद और वाडुवेलु। इन्हीं चारों को मिलाकर तंजावुर चौकड़ी या तंजौर बंधु कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, भारतनाट्यम से संबंधित नर्तक, भरतनाट्यम से संबंधित नर्तक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि हमारे दिल्ली पुलिस में बार बार पूछा जाता है। एक है मृणालिनी साराभाई। कौन है? मृणालिनी साराभाई। इनको पद्म श्री 1965 में मिला था और पद्म भूषण 1992 में। अगली है हमारी अलारमेल वल्ली। अलारमेल वल्ली, इनको 1991 में पद्म श्री मिला था और 2004 में पद्म भूषण मिला था। अगर पूछा जाए अलारमेल वल्ली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 2011 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए दीपशिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना किसने किया था? तो अलारमेल वल्ली ने 1986 में चेन्नई में दीपशिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना किया था। अगली हमारी भरतनाट्यम से संबंधित नर्तक मीनाक्षी चित्तरंजन, इंद्राणी रहमान, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और उर्मिला सत्यनारायण। अगला क्वेश्चन है हमारा, ढोलो लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। ढोलो लोक नृत्य गोवा में मनाया जाता है। ढोलो लोक नृत्य महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ढोलो लोक नृत्य महिलाओं द्वारा गोवा में मनाया जाता है। अगला हमारा अन्य लोक नृत्य से संबंधित राज्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य गुजरात में मनाया जाने वाला लोक नृत्य जाग लोक नृत्य, भवाई लोक नृत्य, घेरिया लोक नृत्य, गरबा लोक नृत्य और हल्ली साका लोक नृत्य गुजरात में मनाया जाता है। अगला हमारा हिमाचल प्रदेश का किन्नौर लोक नृत्य, झाली लोक नृत्य, पाडर लोक नृत्य और छपेली लोक नृत्य, दिया लोक नृत्य और टिप्पानी लोक नृत्य। ये कहाँ पे मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। अगला हमारा महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावनी लोक नृत्य या लावड़ी लोक नृत्य महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोवाड़ा लोक नृत्य, धनगारी लोक नृत्य, नकटा लोक नृत्य, कोली लोक नृत्य और गफा लोक नृत्य
और लीम लोक नृत्य महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अगला है हमारा गौफ लोक नृत्य, गोवा में मनाया जाता है। देखनी लोक नृत्य गोवा में मनाया जाता है। मोरुलो लोक नृत्य गोवा में मनाया जाता है। डलपोड लोक नृत्य गोवा में मनाया जाता है। और फुगदी लोक नृत्य गोवा में मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक को किस विद्वान ने सल्तनत युग का अकबर कहा है? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हेनरी इलियट, और ऑप्शन डी मेगास्थनीज, और ऑप्शन डी अल-बरूनी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी इलियट। हेनरी इलियट ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसने कहा है? फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसने कहा है? तो बरनी ने कहा। ठीक है, बरनी ने कहा। बरनी व एल्फिंस्टन ने कहा। ठीक है, बरनी एवं एल्फिंस्टन ने कहा। ओके, बरनी और एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।